अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के लिए आपके कार्यक्रम में। अदरक फसल की खुदाई और खुदाई उपरांत प्रबंधन पर जानकारी। किसानों के लिए बटेर पालन एक लाभकारी व्यवसाय। बाजार मांग के अनुसार किसान भाई कैसे तैयार करें अच्छी क्वालिटी के गुड़। मसाला वर्गीय फसल अदरक की खेती जिन भी किसान भाइयों ने की है, उनकी फसल इस समय परिपक्व हो रही होगी। किसान भाइयों इसकी खुदाई और खुदाई उपरांत किए जाने वाले कार्यों के प्रति सावधानी रखनी होगी, ताकि आपको अपनी अदरक की फसल से अधिक और गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त हो सके। इसलिए अदरक की फसल की खुदाई और खुदाई उपरांत किए जाने वाले कार्यों पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर YS परमार विश्वविद्यालय नौणी सोलन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हैप्पी देव शर्मा। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीज अदरक के सुरक्षित भंडारण की। तो जहाँ तक अदरक की फसल के उत्पादन का प्रश्न है, इसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसका जो बीज है वो स्वस्थ हो और इसका भंडारण जो है वो अच्छी तरह से किया जाए, ताकि अगली फसल जो है वो सफल हो सके। जिन किसान भाइयों ने यह फसल लगा रखी होगी वह अभी परिपक्व अवस्था लिए खेतों में खड़ी होगी और कहीं कहीं तो इसकी खुदाई का कार्य भी चल रहा होगा। जब हम अदरक की फसल को अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए चाहे सब्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसे अगस्त महीने से और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कभी भी निकाला जाता है। लेकिन बीज अदरक को जब निकालना हो तो उसके लिए ज़्यादा ही ज़्यादा समय तक वो खेत में रहे, ताकि इसकी जो बाहरी सरफेस है और इसकी जो त्वचा है वो थोड़ी सख्त हो जाए और तभी इसको निकालना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पाला पड़ता है उस पाला पड़ने से पहले ही फसल को खेत से निकाला जाए। हमारे किसान भाई जानकारी के अभाव में इसकी खुदाई करते समय रखी जाने वाली सावधानियों जैसे कि फसल की परिपक्वता की पहचान, खुदाई का तरीका, कंदों का आकार, साफ सफाई एवं श्रेणीकरण आदि पर विशेष ध्यान नहीं देते। बीज अदरक को खेत से निकालने के तुरंत बाद गठियों को तने से अलग किया जाता है। ध्यान रखा जाता है कि तने को निकालती बार अदरक की गट्ठी की जो त्वचा है वो साथ में ना निकल जाए और कोई किसी किस्म का जो है वो जख्म ना तो अदरक को खेत से निकालती बार, ना ही तो इसकी जो तना है उसको गट्ठी से अलग करती बार कोई जख्म नहीं होना चाहिए। और जड़ों को भी बड़े आराम से जो है वो गठियों से अलग किया जाता है, तथा जो मातृकंद जिसकी बिजाई से ये पौधा तैयार हुआ था, गठियाँ तैयार हुई थी, उसको भी बड़े धीरे से अलग किया जाता है तथा इस तरह से जो है वो अदरक की गठियों को अलग करके रखा जाता है। बीज अदरक का भंडारण दो प्रकार से किया जाता है, एक खातियों में तथा दूसरा जो है वो बिना गड्ढे के धरातल के ऊपर ही इसका भंडारण किया जाता है। सामान्यतः खातियों में इसके भंडारण की सिफारिश की जाती है और सफल भंडारण के लिए
जो तापमान है वो 12-13 डिग्री सेल्सियस तथा जो नमी है वातावरण में वो जो है वो 65 से 70% के बीच में रहनी चाहिए। खादियों में सर्दियों के दौरान सामान्यतः इस तरह का तापमान और इस तरह का जो नमी है वो रहती है। जैसे ही हमने खेत से अदरक को निकाल लिया, इसकी जड़ें और तने को अच्छी तरह से अलग कर लिया है, उसके बाद घोल तैयार किया जाता है। जैसे कि 100 लीटर पानी में 250 ग्राम डायथेन M45 और 100 ग्राम बेविस्टिन, इन दवाइयों का जो घोल है एक बड़े ड्रम में बनाया जाता है और ड्रम जो है वो लगभग आधे तक ही भरा होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो अदरक की गठियां हैं वो उस ड्रम के बीच में इस तरह से डाली जाएंगी ताकि वो सारी की सारी इसमें अच्छी तरह डूब जाएं। अब इन गठियों को जो है इस घोल के अंदर लगभग 1 घंटे के लिए 60 मिनट के लिए जो है वो इस घोल के बीच में गठियों को डुबो के रखना है। अदरक की बीज गठियों का चुनाव करने के बाद और उपचार करने के बाद जो स्वस्थ गठियां हैं और अच्छी सेहतमंद गठियां हैं उनको उपचार के बाद जो है वो छाया में अच्छी तरह 2-3 दिन के लिए सुखाया जाता है ताकि इसमें अत्यधिक नमी ना रहे और 65 से 70% की जो नमी है वो बरकरार रहे। साफ स्थान के रखने के बाद मजदूरों की सहायता से इनका श्रेणीकरण करना चाहिए। श्रेणीकरण करने के उपरांत इन्हें अलग अलग आकार के हिसाब से विभाजित करके अलग अलग रखना चाहिए, जिससे कि अलग अलग आकार के कंदों का अच्छा बाजार भाव प्राप्त हो सके। बीज अदरक को खातियों में भंडारण करने के लिए खातियों को अच्छी तरह से सफाई करके तैयार किया जाता है। खातियों को गोबर से लिपाई करके अच्छी तरह सूखने के बाद सबसे निचली सतह पर 10 से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक रेत से भरते हैं। उसके बाद बीज अदरक की गठियों को रखा जाता है और गड्ढे की पूरी ऊंचाई से 15-20 सेंटीमीटर नीचे तक ही गठियों को भरा जाता है। उसके ऊपर सूखी घास की एक तह बिछाई जाती है तथा सबसे ऊपर लकड़ी के तख्ते जो है वो बराबर करके लगाए जाते हैं ताकि गड्ढे को जो है अच्छी तरह से ढका जा सके। और लकड़ी के तख्तों के बीच या तो एक सुराख बनाया जाता है या फिर 2 तख्तों के बीच की जगह में PVC पाइप के द्वारा गड्ढे के अंदर की जो बनने वाली गैस है उसको बाहर वातावरण में तथा वातावरण की स्वच्छ हवा को जो है गड्ढे तक पहुंचाने के लिए PVC पाइप को रखा जाता है। तख्तों के ऊपर कुछ मिट्टी डालकर उसे फिर से गोबर से लिपाई की जाती है। बारिश का पानी या कोई और पानी खातियों में ना जाए इसका उचित प्रबंध किया जाता है तथा तेज धूप भी उसके ऊपर ना पड़े इसकी भी रेख देख रखी जाती है। या 1 महीने के बाद भंडारण की गई गठियों को निरीक्षण करना चाहिए ताकि कोई अगर उसमें गठी सड़न रोग की संभावना हो या कुछ गठियां सड़ी हुई दिखें तो उनको जो है वो उसमें से अलग किया जाए। मार्च के अंत तक जैसे जैसे गर्मी वातावरण में बढ़ती है अदरक जो भंडारण किया गया है इसे बाहर निकालकर दोबारा से छंटाई की जाती है तथा इसको हवा लगाकर खेत में बिजाई के लिए तैयार किया जाता है। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, कृषि सह व्यवसाय में बटेर पालन एक लाभकारी व्यवसाय साबित हो रहा है और प्रदेश के जो भी किसान इस व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं, उन्हें इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले किन किन वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाना होगा जिससे उन्हें अधिक आय की प्राप्ति हो सके। इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर GR बंसल से। जैसा कि देखने में आ रहा है कि इस समय क्वेल की फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा मौसम है। हमारे भारत देश में इसको बटेर के नाम से भी जाना जाता है। 250 से 300 ग्राम की केवल 5 सप्ताह में वजन ले लेती है। इसके जो अंडे देने की क्षमता है वह क्षमता भी बहुत कमाल की है। देखा जाए तो 280 से 300 अंडे प्रति वर्ष के हिसाब से हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। इनके जो अंडे हैं उनका वजन लगभग 10 ग्राम का होता है। छोटा छोटा अंडा होता है। सामान्यतया इनके जो चूजे निकलते हैं वो 6 ग्राम के 7 ग्राम के लगभग वजन के रहते हैं। अगर ज़्यादा स्वस्थता है तो 6 से 8 ग्राम के बीच में इनकी रेंज देखी जाती है। देखने में आ रहा है कि दलहनी फसलों के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और प्रोटीन की उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में बटेर पालन बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हो रहा है। बटेर पालन इसलिए फायदेमंद सिद्ध हो रहा है क्योंकि इसमें लागत ज़्यादा आती नहीं है। जो प्रोटीन है उसकी गुणवत्ता भी ज़्यादा अच्छी होती है। बटेर के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि यह बहुत सारे रोगों के प्रति असंवेदनशील होती है एवं कई बीमारियां हैं जो दूसरी मुर्गियों में होती हैं, वो जैसे रानीखेत है, ये बटेर में ये रोग नहीं आ पाता। इस वजह से मृत्यु दर उतनी नहीं आती। ऐसी स्थिति में हमारा इलाज का खर्चा भी बच जाता है। सामान्यतया देखा गया है कि जो बटेर है यह फील्ड में भी आराम से रह लेती है। इसको वैसे रख रखाव के लिए अगर देखा जाए तो एक जालीदार कमरा जिसमें स्वच्छ हवा का वातावरण हो, हल्की सी नीचे जो भी घास फूस निकलती है छोटे छोटे टुकड़े करके उसे हम केवल बिछा दें जिससे कि उसके पैर हैं वो जमीन पर ना पड़े, हल्का सा उसमें सॉफ्टनेस बनी रहे। इसके जो चूजे हैं वो 6 ग्राम के होते हैं शुरुआत में और शुरुआत के सप्ताह भर में ये लगभग 4 ग्राम दाना खाती है। दूसरे सप्ताह में ये 9 ग्राम के आसपास दाना प्रतिदिन खाती है। तीसरे सप्ताह में ये 15 ग्राम दाना प्रतिदिन के हिसाब से खाती है। चौथे सप्ताह में ये 25 ग्राम प्रतिदिन दाना खाती है। 5वें सप्ताह में 30 ग्राम प्रतिदिन दाना की आवश्यकता होती है और लगभग आधा किलो दाना कुल खाती है और 200 से 250 ग्राम अच्छे वातावरण में 300 ग्राम तक वजन की प्रोटीन आपको उपलब्ध करा देती है। कई बार तो ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जो टूटन जिसे कोई नहीं खाता, हमें उसे फेंकने पर मजबूर होना पड़ता है कि अभी हमारे किसी भी काम नहीं आ रही और हमें ऐसा लगता है कि हम इसे गलत फेंक रहे हैं, लेकिन हम इसे कंज्यूम भी नहीं कर सकते। उस दाने के टुकड़ों को बटेर बड़े अच्छे से खाती है और आपको प्रोटीन उपलब्ध कराती है। राज्य में 40% उत्पादित गन्ने से अधिकतर छोटे और बड़े किसान गुड़ बनाते हैं, जिससे इन लोगों को रोजगार और अच्छी आय के अवसर मिलते हैं। इसलिए जो भी किसान भाई गन्ने से गुड़ बनाना चाहते हैं तो वो अच्छी क्वालिटी का गुड़ बनाने के लिए किन किन तकनीकी बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे, इस बारे में जानकारी लेते हैं कृषि वैज्ञानिक से। आप लोग किसान भाई एक जान लें, सभी प्रकार के वैरायटी से गुड़ नहीं तैयार हो सकता है। गुड़ बनाने के लिए आगाज प्रभेद का खास करके
किसान भाइयों, ये आवश्यक है कि उत्तम गुड़ निर्माण हेतु हमें गन्ने की खेती को शुरुआत से ही ध्यान देने की आवश्यकता होती है। गुड़ उत्पादन हेतु गन्ने के विभिन्न प्रभेदों के निर्धारित उर्वरकों की मात्रा का ही प्रयोग करें। अगर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हुई तो इसका बुरा असर गुड़ की क्वालिटी पर होता है, साथ ही पर्यावरण के लिए भी दुष्प्रभावी होता है। बात करें अगर कटाई की, तो गन्नों की कटाई से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। शीतकालीन गन्ना अक्टूबर से नवंबर के मध्य तक तैयार हो जाता है, लेकिन कटाई से पूर्व परिपक्वता की जांच करनी चाहिए। इसके लिए ब्रिक्स हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अगर ब्रिक्स हाइड्रोमीटर की रीडिंग 21 से ज्यादा आती है तो जान ले कि गुड़ हेतु गन्ना परिपक्व हो गया है। कम ब्रिक्स मीटर रीडिंग होने पर कटाई न करें। कटाई करने के लिए धारदार औजार का ही इस्तेमाल कर जमीन की सतह से कटाई करें तथा ऊपरी भाग को काटकर हटा लें, क्योंकि ऊपरी भाग में शर्करा की मात्रा बहुत कम होती है। उसके बाद सारी पत्तियों की कटाई कर गन्ने को साफ कर लें। याद रहे, कटाई के 10-12 घंटे के अंदर रस निकाल लेना चाहिए। अब बात करते हैं गुड़ बनाने की प्रक्रिया की। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में गन्ने के रस को पीवीसी पाइप की सहायता से डालकर तेज आंच पर उबालते हैं। उसके रस में अघुलनशील गंदगी को निकालने तथा रस के पीएच को 6.6 करने के लिए 300 ग्राम से 500 ग्राम चूना 5 लीटर पानी में घोलकर प्रति 1000 लीटर रस में डालते हैं। तीन कड़ा एक साथ एक सीध में आता है, वांछित ताप देते हैं और ताप में धीरे धीरे ताप बढ़ते जाता है और जब टेम्परेचर 111 से 120 डिग्री ताप जब हो जाता है तो उसमें जो है जब पूरा उबलने लगता है तो देवला का रस जो है उसे शुरू में ही देते हैं। गुड़ बनाने के दौरान विभिन्न प्रकार के अघुलनशील अशुद्धि की सफाई के लिए स्वच्छक का प्रयोग करते हैं। इसमें है रासायनिक स्वच्छक के रूप में चूना, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, फिटकरी आदि तथा जैविक स्वच्छक के रूप में जंगली भिंडी का जड़ और तना, मूंगफली की बीज आदि का इस्तेमाल करते हैं। रासायनिक स्वच्छक से तैयार गुड़ जल्दी ही खराब होता है, अतः जैविक स्वच्छक का प्रयोग करना उचित होता है। गर्म रस से गंदगी पूरी तरह निकालने के लिए 1000 लीटर गन्ने के रस के लिए 15 लीटर पानी में जंगली भिंडी के जड़ तथा तने की सत बनाकर छन्ने से छानकर 2 या 3 बार कढ़ाई में डालते हैं। तापमान मापने के लिए इलेक्ट्रिक थर्मामीटर का उपयोग करना चाहिए। शुरू में देते धीरे धीरे देते हैं और जो मैली अपने आप जो है कटते जाता है, निकलते जाता है, वो झंझरा द्वारा झाड़ द्वारा उसको निकाल लेते हैं और निकाल करके जब आपका जो है ऊपर से हम देखते हैं झाड़ ऊपर से करते हैं, जब थ्रेड ऐसा सुई ऐसा जब गुड़ का दिखाई पड़ता है तो समझते हैं हमारा गुड़ तैयार हो गया। उसको फिर दूसरे कड़ा में लेते हैं, उसको ठंडापन देते हैं। अपरिपक्व तथा कीटग्रस्त पौधे से प्राप्त रस जमता नहीं है, इस हेतु 8 से 10 किलोग्राम चीनी का मिश्रण चाशनी में डालने पर गुड़ पूर्ण रूपेण जम जाता है। उसके बाद तैयार चाशनी वाले कढ़ाई को चूल्हे से उतार लेते हैं। उसके बाद उपयुक्त ढांचा में जो 1 किलो का भी रहता है, आधा किलो का भी है, 2 किलो का भी है, डिफरेंट साइज का ढांचा है जो कि उसमें डाल देते हैं। और हम लोग तो इतना तक करते हैं कि उसमें सोंठ आदि जो आप जानते हैं जो कि बहुत अच्छा जाला में होता है, जाला में गुड़ होता है, उसमें उपयोग कर लेते हैं। कभी कभी काजू का भी उपयोग करते हैं, जिसका वैल्यू एडिशन उसका जो है उपयोगिता बढ़ जाता है। आसानी से 40 रुपया 50 रुपये किलो किसान जो है अपना बेच सकते हैं, अपना कर सकते हैं। एक कड़ा में 100 केजी अगर रस लेते हैं, 1 केजी 100 केजी रस लेते हैं, उसमें जो है आपको अगर अच्छा वैरायटी जो है शुगरकेन इंस्टीट्यूट से अगर सही जो है समय पर जो मुरहन का और खूटी का प्रबंधन करते हैं तो 17 से 18 केजी प्रति 100 केजी में आपको निकल सकता है, गुड़ आ जाता है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान।
भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम माछरौली जिला झज्जर के अभय कुमार ने। आप भैंस की घरेलू प्रेगनेंसी जांच किट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो अभय कुमार जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों को पशु प्रेग्नेंट है या नहीं है उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो वो दोबारा हीट में आएगा और उस टाइम उसकी दोबारा से गर्भ धारण करने की कोशिश करेगा। आपको दोबारा से जोटे के पास ले जाना पड़ेगा या फिर कृत्रिम गर्भाधान करवाना पड़ेगा। परंतु वो दोबारा कब आता है? वो तब आता है जब वो नॉन प्रेग्नेंट हो और यदि 21 दिन के बाद क्योंकि साइकिल भैंस का 21 दिन का होता है तो वो 21 दिन बाद आता है। यदि किसान को 21 दिन के बाद पता चलता है कि वो भैंस तेरी गाभिन नहीं ठहरी थी तो उसमें फिर नुकसान होता है, क्योंकि वो उस टाइम 21वें दिन वो ध्यान नहीं देता और भैंस का एक साइकिल बर्बाद हो जाता है। उस टाइम वो उसको इंसेमिनेट नहीं करवा सकता। तो इसलिए ये आवश्यक है कि किसान को अपनी भैंस की गाभिन ठहरने का पता टाइम पर चले और वो टाइम यदि 21 दिन से पहले हो तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 21 दिन से पहले होगा तो वो अपनी भैंस का ध्यान रखेगा कि 20वें 21वें 22वें दिन वो जब दोबारा बोलेगी तो वो दोबारा उसका टीका रखवा सके। तो इसलिए आज तक जो हमारे पास मेथड था वो आमतौर पर तो पर रेक्टल पैल्पेशन था, हाथ से ही जांच की जाती थी और हाथ से जांच करके और डॉक्टर बता देता था कि गाभिन है नहीं, परंतु उसको भी 2.5-3 महीने लगते थे। हम अल्ट्रासोनोग्राफी से भी इसकी जांच कर सकते हैं जो हम अपने संस्थान में रेगुलरली करते हैं। उसमें हम लगभग महीने 1.5 महीने के बीच का जो है उसमें बताते हैं। यदि हम महीने पे भी बता सकते हैं तब भी हमारा एक साइकिल तो हमारा चूक गए। हम ये जो 21 दिन बाद आना चाहिए था उसको हम चूक गए। हाँ, जो 42 दिन वाला उसको हम पकड़ सकते हैं। तो हमारा ध्येय ये है कि किसान को ऐसी कोई सुविधा, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई जाए कि वो खुद अपने पशु का गर्भ जांच कर सके। और उसके लिए हमने एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक प्रोजेक्ट दिया जिसमें नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो हमारा पार्टनर है और हम दोनों संस्थान ने मिलके नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल वाले उसमें गाय में कर रहे हैं, हमारा भैंस के अंदर काम है। और हमने ये सोचा कि क्यों ना इसके जो यूरिन है, जो पेशाब है, पेशाब के अंदर जांच करके यदि पता चल सके कि भैंस गाभिन है या नहीं है तो ये किसान के लिए एक बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। जिस तरह ह्यूमन बींग्स के अंदर है, लेडीज़ के अंदर आप एक किट आती है उसमें पेशाब की एक बूंद डालो तो उससे पता चल जाता है कि गर्भवती है या नहीं है महिला। इसी प्रकार हम चाहते हैं कि किसान एक किट उसके पास हो और वो उसमें पशु का जो भैंस है उसका मूत्र की 2 बूंद डाले और उससे पता चल जाए कि भैंस गाभिन है या नहीं है। कृत्रिम गर्भाधान करने के बाद हर हफ्ते हमने उनका सैंपल लिया, उनका भी लिया जो गाभिन बाद में पाई गई और उनका भी लिया जो गाभिन नहीं पाई गई। उन दोनों के बीच में फिर हमने जाँच की तो हमको उनके जो यूरिन था, जो मूत्र था, उसके अंदर अलग अलग कण मिले हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल मिले हैं प्रोटीन के, जिससे ये हमें साफ जाहिर हो गया कि जो गाभिन भैंस थी उनके बच्चेदानी के अंदर जो भ्रूण पल रहा था वो अपनी माँ को, उस भैंस को एक सिग्नल छोड़ता है और वो सिग्नल के कारण उस भैंस के जो शरीर के अंदर कोई बदलाव होते हैं वो यूरिन के थ्रू उसके जो मेटाबोलाइट्स हैं, उसकी जो एक तरह से पाचन होने के बाद उसका जो शरीर के अंदर जो बाहर निकलता है यूरिन के थ्रू वेस्ट, उसके अंदर उस प्रोटीन के हमको अंश मिले हैं, जिसके कारण हम उत्साहित हैं और हमको ये उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर हम इस तरह की एक किट बना सकेंगे। और उस किट के लिए हमको एक प्राइवेट पार्टनर जो चाहिएगा जो कि इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे बना के और किसानों तक उपलब्ध करवा सके।
इसके लिए हमारे और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल को हम दोनों के साथ हमने एक प्रपोजल दिया था, तो इसके अंदर हमको इसके लिए स्पेशल बजट मिला है। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के अंदर जो है इस कार्य के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो वहाँ डॉक्टर मोहंती हैं, यहाँ डॉक्टर अशोक बलारा हैं, जो दोनों पीआई हैं इस प्रोजेक्ट के। उन दोनों साइंटिस्ट और उनके साथ अन्य साइंटिस्ट लगे हुए हैं जो इस पर कार्य कर रहे हैं। अभी जो हमको मॉलिक्यूल मिले हैं उनके अगेंस्ट हमको एंटीबॉडी रेज करनी पड़ेगी, उसके बाद उसकी किट के शेप में उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ताकि वो किसानों तक पहुंच सके। तो लगभग हम एक बीच वाली सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेंदा की फसल में किए जाने वाले कार्य। गेहूं की फसल में किन किन अवस्थाओं पर कब और कैसे करें सिंचाई। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो हमारा पता लिख लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल एड्रेस लिख लीजिए annadaata.hp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।